स्टूडेंट्स, हम ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर से पढ़ रहे हैं वेक्टर को घटकों में तोड़ना। हमें अपनी सारी वीडियोस को आपके लिए इतना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकें। आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें और साथ ही साथ हम लगातार आपको वीडियोस अच्छे से अच्छे वीडियो देते रहें। इस समय हमारी और आपकी जो पढ़ाई है वो तो इसी वीडियो के माध्यम से ही हो सकती है। स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं और आप उसी वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं जो वीडियो आपके स्तर का हो और जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। आइए हम लोग इस वेक्टर में घटकों को तोड़ना सीखते हैं। घटकों को तोड़ना, हम लोगों ने वेक्टरों का जोड़ पढ़ा है। वेक्टरों को चाहे कितने भी हों हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। अगर हम वेक्टर को मान लिया किसी समतल पर, प्लेन पर, जिसके अंदर दो दिशाएं हों, जिसको हम कहते हैं कि इसमें दो ही अक्ष हैं, एक लंबाई की है और एक चौड़ाई की है। जैसे ज़मीन है, लंबाई और चौड़ाई। हम सामान्यतः अपनी सुविधा के लिए लंबवत दो अक्ष मानते हैं, एक को एक्स मानते हैं और एक को वाई मानते हैं। तो अगर हमारे दो ही अक्ष हों, मान लीजिए यह हमारा प्लेन है, यही हमारा समतल है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, फिर हमारे पास एक वेक्टर बी है और हम इस वेक्टर का कितना योग आएगा इस तरह से जोड़ लेते हैं। एक वेक्टर को खींचा, इसका टेल है, इसका ये हेड है और इसके हेड से दूसरे वेक्टर को उस दिशा में खींच दिया जिस दिशा में वो वेक्टर था। मान लिया ये बी वेक्टर इस दिशा में था, इतना बड़ा था तो यहाँ खींच दिया। अब इन दोनों का योग कितना आएगा, आराम से इसके हेड को इसके टेल से मिला दिया और यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर प्राप्त हुआ ये वेक्टर ही इन दोनों के जोड़ को प्रदर्शित करेगा। मान लिया ये आर है तो हम लिखेंगे आर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जोड़ है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन ये वेक्टर जो आर है ये केवल ए और बी का ही जोड़ नहीं है, ये वेक्टर इसका भी जोड़ हो सकता है। अगर ये ए यहाँ तक आए और मान लिया यहाँ से एक दूसरा वेक्टर इधर चला जाए, ए वेक्टर है सी और फिर वहाँ से एक वेक्टर यहाँ आ जाए, यहाँ ये वेक्टर है डी, तो आप देखिए ए फिर बी और ए और फिर सी और फिर डी, डी का हेड और ए के टेल को मिलाया तो ए प्लस सी प्लस डी का ये परिणामी आ गया या योग आ गया। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यही आर ए प्लस सी प्लस डी का परिणामी भी है। तो परिणामी तो कितने ही वेक्टरों का एक ही हो सकता है, लेकिन अगर ये वेक्टर दिया हुआ हो और हमें इस वेक्टर के घटक निकालने हो, ये वेक्टर के ये अवयव निकालने हो, इसके ये कंपोनेंट ज्ञात करने हो तो ये कठिन है, क्योंकि इसके बहुत सारे घटक हो सकते हैं जो जिसके कि एक ही वेक्टर परिणामी होगा। इसलिए इन सभी को ज्ञात करना कठिन है। लेकिन हम अगर इस प्लेन पर, समतल पर देखें तो दो घटक ऐसे हैं जिनको हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और वो हैं, मान लिया हमारा एक वेक्टर ये है और हम इसके घटक ज्ञात करना चाहें तो हम एक किसी भी दिशा में एक घटक ज्ञात कर सकते हैं और एक घटक ठीक उसके लंबवत दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। ये दो घटक हैं, एक मान लिया ये हमारा A1 है और ये मान लिया हमारा A2 है। तो इस तरह से इसके A1 और A2 दो घटक ज्ञात होंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये आपस में ऑर्थोगोनल हों, ये आपस में लंबवत हों। इसी तरह से दूसरा वेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी आपस में लंबवत है, ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दो लंबवत वेक्टर हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं उसे हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ए है और हमको इसके घटक ज्ञात करने हैं।
सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि दो जो लंबवत दिशाएं हैं उनको हम x और y से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी x दिशा है और ये हमारी y दिशा है। ये y दिशा है, ये x दिशा है। ये x दिशा के साथ हमारा ये वेक्टर थीटा कोण बनाता है। इसका परिमाण, इसका मान a है। यहां से हमने ये लंब डाल दिया। यहां से यहां तक ये वेक्टर इसका इस दिशा का घटक होगा, x दिशा का, और यही वेक्टर इसका y दिशा का घटक होगा। ये आपका है a y और ये वेक्टर है a x। तो हमने जो ये वेक्टर हमारे पास था उसको x और a y दो घटकों में हमने तोड़ दिया और हम लिखते हैं कि a इक्वल टू a x प्लस a y। दोनों लंबवत हैं, इसलिए बड़े आराम से हमें ज्ञात हो सकते हैं। और ये जिस दिशा में हमने तोड़ा है, ये थीटा कोण जो x के साथ बनता है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस कोण की दिशा क्या होगी? tan थीटा बराबर है a y अपान a x, इसके मान का अनुपात a y अपान a x बराबर tan थीटा। और ये घटक का मान अगर निकालना हो, परिमाण कितना होगा, तो ये अब ध्यान से देखें, ये समकोण त्रिभुज है। a y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा और a x बराबर हो जाएगा a कास थीटा, क्योंकि ये है बटा ये बराबर कास थीटा। a x अपान a बराबर कास थीटा और इसलिए a x बराबर हो जाएगा a कास थीटा। और इसी प्रकार से a y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा। तो इसका जो मान आया, हमें जो a y का मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ a साइन थीटा। और इसी प्रकार a x बराबर a कास थीटा। इस प्रकार से हम दो घटक लंबवत दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें वेक्टर भी है, उसकी दिशा भी है। हम कभी कभी दिशा को अलग भी कर सकते हैं, जैसा हमने इसको पहले बताया था। यहाँ पर सुविधा के लिए माना गया है कि जो हमारी x दिशा होती है, x दिशा को I से प्रदर्शित करते हैं, यानी उसका जो एकांक वेक्टर है, उसका मात्रक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर है वो I। y दिशा का j और इसी प्रकार z दिशा का k। अगर हमें कमरे को लें, स्पेस को ले लें, तो कमरे में तीन दिशाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अगर ये तीन दिशाएं भी हमारे पास हो तो तीन दिशाओं के लिए ये यूनिट वेक्टर लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ है a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो यहाँ पर इस वेक्टर को अगर हमारा ये a हो तो इसका जो मान आएगा x दिशा में और y दिशा में, अगर इसको यहाँ देखें तो a इक्वल टू ए एक्स आई, x दिशा का मान है, मान रखा, दिशा हमने रखी, ये हो गया ए वाई इंटू जे। अगर मान लिया तीन दिशाएं हो, वहाँ कोई स्पेस में है, ये तो प्लेन है, अब मान लिया कोई वेक्टर हो जो यहाँ हो, अगर यहाँ होगा, कमरे पे होगा, किसी प्लेन पर नहीं होगा, फर्श पर नहीं है, तो उसके तीन घटक होंगे x y z। जैसे मान लिया ये a है तो एक तो इसका घटक आएगा x दिशा में, एक आएगा y दिशा में और एक आएगा z दिशा में। तो इस a का जो मान आएगा a बराबर हो जाएगा a x दिशा में, a y दिशा में और a z दिशा में। हम इन तीनों वेक्टरों को इस प्रकार से लिख लेते हैं, i j k। ध्यान रखेंगे, हमने आपको यहाँ बताया कि जब हम मान निकालते हैं, घटक निकालते हैं, तो अगर प्लेन पर कहीं भी एक वेक्टर हमारा है और वो वेक्टर
का किसी एक दिशा में हमको घटक निकालना और उसके साथ ये थीटा कोण बनाता है, तो जिधर थीटा कोण बनता है उधर का कास में रहता है और उसके लंब दिशा वाला जो घटक आएगा वो साइन में होगा। लेकिन अगर कोण ये ज्ञात हो हमको, अल्फा हो, तो ये घटक हो जाएगा ए कास अल्फा और इसके लंब दिशा वाला हो जाएगा ए साइन अल्फा। तो इस प्रकार से ए साइन अल्फा बराबर ए कास थीटा और ए साइन थीटा बराबर ए कास अल्फा। ध्यान रखेंगे मान इनके वही आएंगे, चूंकि कोण इनके बदल गए इसलिए घटक में कास की जगह साइन और साइन की जगह कास हो गया। यहाँ पर आप देखें, हमने आपको बताया कि ये 3 दिशाओं में है, ये हमारा वेक्टर है। अब मान लीजिए ये x के साथ एक कोण बनाता है अल्फा, ये x के साथ बनाता है, ये y के साथ जो कोण बनाता है यह है बीटा, और z के साथ जो कोण बनाता है ये वो है गामा। अल्फा बीटा गामा, यानी जो हमारा वेक्टर है ये तीनों दिशाओं से अलग अलग कोण बनाता है। x के साथ बनाता है ये अल्फा, y के साथ बनाता है बीटा और z के साथ बनाता है गामा। तो ध्यान से आप देखें, अगर हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें तो ये जो हिस्सा प्राप्त होगा हमें, यही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ax। इसी तरह से यहाँ पर अगर लंब डाल दें तो ये यहाँ से यहाँ तक जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा ay, ये मूल बिंदु है, ये ay, यहाँ से इस पर लंब डाला y अक्ष पर, यह लंबाई जो प्राप्त हुई है y, और इसी तरह से इस z पर अगर हमने लंब डाल दिया तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई az। तो यहाँ पर यह अल्फा कास अल्फा बराबर हो गया ax अपान a, बेस आधार अपान कर्ण। तो कास अल्फा इक्वल टू ax अपान a, कास बीटा इक्वल टू ay अपान a, और कास गामा इक्वल टू az अपान a। ये 3 कास में तीनों कोणों के कास हैं, ये कास हैं और इनकी से हमको दिशाओं का पता चल रहा है, इसलिए इनका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन का मान कितना कितना होता है ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है या ज्ञात है, ax अपान a, ay अपान a, az अपान a। अब ये तो हो गया हमारा किस तरह से हम इसको प्रकट करते हैं। आइए हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास कोई एक वेक्टर है a और इसका जो x दिशा में घटक है वो मान लिया 3 है, तो हम लिखेंगे 3 इकाई। y दिशा में घटक है 5, तो इसको लिखेंगे हम 5 j कैप। और इसी प्रकार अगर z दिशा में उसका मान आता है 3 या 2, तो इसको लिखेंगे 2 k कैप। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा वेक्टर है उसका x दिशा में उसकी जो मान आता है ax वो 3 है, y दिशा में जो मान आता है ये y वो 5 है, और z दिशा में जो उसका मान आता है az वो 2 है। इसी प्रकार मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है b, जो बराबर है 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस k कैप। ये दूसरा वेक्टर है। अगर ये 2 वेक्टर हमारे पास हैं, उनके घटक दिए हुए हैं, ये उनके घटक हैं जो हमको दिए हुए हैं। वेक्टर ये हैं और तीनों जो दिशाएं हैं x, y और z लंबवत, उस दिशा में इनके अवयव, इनके कंपोनेंट या इनके घटक दिए हुए हैं। तो इस वेक्टर को हम जोड़ भी सकते हैं, इस वेक्टर को हम घटा भी सकते हैं। इसलिए a प्लस b इनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं।
घटक, समान घटक आपस में जुड़ते हैं। यहाँ आई का यानी x दिशा का मान कितना आया, 3 और 2 5। इसको जोड़ेंगे तो आएगा +2j। ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए प्लस का 2 बचा, और इसको जोड़ेंगे तो बचेगा +k। ये इनका जोड़ हुआ। इसी तरह इनका हम अंतर भी कर सकते हैं। इनका अंतर विद्यार्थियों, ये इनका अंतर करने के लिए भी सीधा वैसे ही इस्तेमाल करेंगे हम। उन्हीं उसी तरह से आई के घटकों को, जे के घटकों को और के जो गुणक हैं उन्हीं को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, यानी आई बचा। इसको घटाएंगे तो ये माइनस है, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, ये +8j। और फिर इसको जोड़ेंगे तो भी ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3k। तो इस तरह से जो घटक के रूप में अगर वेक्टर्स दिए हैं तो उन वेक्टर्स का प्रयोग करना, उन वेक्टर्स को जोड़ना या घटाना, गुणा करना, ये भी आसान रहता है। गुणा वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स का घटक हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं। अब मान लीजिए घटक की हमको आवश्यकता क्या है। घटक की आवश्यकता के लिए एक पिंड है, चित्र में पिंड पर पिंड को विस्थापित करने में कार्य निकालो। यह पिंड है। पिंड यहां रखा है, यह बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है, और वस्तु विस्थापित हो गई 5 मीटर। तो कार्य कितना होगा। अब देखिए यहां पर जो बल लग रहा है वो क्षैतिज के साथ 60 अंश पर लग रहा है। ध्यान रखें, 60 अंश पर लग रहा है। कार्य बराबर होता है बल, यानी जो विस्थापन हो रहा है और बल दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। तो कार्य बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल इधर को लगता है लेकिन विस्थापन इधर को होता है। जब आप इस पर बल लगाएंगे तो ये प्लेन के ऊपर रखा इधर को फिसलेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये आगे फिसलेगा। और जब ये आगे फिसलता है तो विस्थापन 5 मीटर इधर करता है, तो ये बल भी तो इसी दिशा में होना चाहिए, लेकिन यहां पर बल इस दिशा में है। इसलिए अब हमको जरूरत है कि इस बल का वो कौन सा घटक है जो इसको विस्थापित कर रहा है। बल को हम तोड़ देंगे तो इसका इस दिशा में जो घटक आएगा, जिधर कोण बनता है उधर का घटक कास में होता है। इधर का घटक होगा 20 cos 60, और इसका ऊपर से नीचे की तरफ जो घटक आएगा ये आएगा 20 sin 60। ये 20 cos 60 उस दिशा में काम करता है जिधर विस्थापन हो रहा है, इसलिए यही वो बल है जो कार्य कर रहा है। इसलिए कार्य बराबर 20 cos 60 और इंटू 5। 20 cos 60 बराबर √3/2 1/2। cos 60 बराबर 1/2 इंटू 5। 50 जूल।
तो जो हमारा कार्य है वो 50 जूल आया। वैसे तो बल गुणे विस्थापन होना चाहिए 100 जूल आता है, लेकिन ये बल उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है। और इसका जो दूसरा घटक आता है जो आएगा 20 और sin 60 बराबर होता है √3/2 यानी 10√3। ये इसको दबाने का काम करता है, ये इसके भार को बढ़ाने का काम करता है, इसको चलाने का कार्य नहीं करता। इस तरह के प्रश्नों में ही हमको घटक निकालने या घटक तोड़ने की जरूरत पड़ती है। एक रोलर है, इस रोलर को चलाना है। रोलर को यदि हम ठेलते हैं या बल लगाकर, रोलर को या बल लगा कर ठेलते हैं, ये मान लिया इसके साथ थीटा कोण बनाता है, यहाँ भी थीटा ही कोण होगा। तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक इसको ठेलेगा, ये होगा यफ कास थीटा, और एक घटक इसका, चूंकि ये इधर है इसलिए इसका दूसरा घटक ऊपर से नीचे की ओर होगा, और ये होगा यफ साइन थीटा। यहाँ देखें, यफ साइन थीटा इसको दबाता है, इसके भार को बढ़ाता है, और यफ कास थीटा इसको ठेलता है। मेरा ख्याल ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो बल लग रहा है वो दो तरह का काम कर रहा है। यहाँ पर ये यफ कास थीटा जब हम ठेल रहे हैं तो यफ कास थीटा बल इसको चलाने का काम कर रहा है, यफ कास थीटा बल इधर को काम करता है, और यफ साइन थीटा बल इसको दबाने का काम करता है, अर्थात इसका भार बढ़ा देता है। और अगर इसको हम खींचते हैं या बल लगाकर उतने ही एंगल पर, तो इस दिशा में जो बल काम करेगा इसका घटक काम करेगा, यफ कास थीटा इसका मान उतना ही होगा और ये भी चलाने का काम करेगा। लेकिन जो घटक इसका इधर को है तो इसलिए इसका ऊर्ध्व घटक जो होगा वो होगा यफ साइन थीटा, लेकिन ये ऊपर को काम करता है। जब ये ऊपर को काम करता है इसका मतलब ये इसके रोलर को हल्का कर देता है, इसलिए हमारे लिए चलाना आसान हो जाएगा। बल तो हम उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन खींचते समय वो हमें हल्का लगेगा और ठेलते समय वो हमको भारी लगेगा। इसलिए कभी कभी पूछते हैं कि किसी भी रोलर को ठेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है। वो इसीलिए आसान रहता है क्योंकि ठेलते समय उसका घटक, ऊर्ध्व घटक जो ऊपर को काम करने वाला घटक, उसके भार को बढ़ा रहा है, लेकिन खींचते समय उसका ऊर्ध्व घटक ऊपर को काम करता है, उसके भार में कमी कर देता है, यानी उसका भार कम हो जाता है। ये तो हो गया कि घटक तोड़ते हैं तो घटक को तोड़ने की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों घटक को तोड़ते हैं, घटक को तोड़ने की आवश्यकता क्या होती है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे होते हैं जहाँ पर कि बल अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, तो वो घटक को तोड़ करके और हम उनकी गणना बड़े आराम से कर लेते हैं। विद्यार्थियों, अब तो इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, इसको आप सब्सक्राइब करते रहें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, आप उसे फॉलो करें और हमारे वीडियोस को आप देखें और हमारी जो अन्य कोई जानकारी है वो आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।